आज हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी। और जब इंडिया का G20 समिट हुआ इंडिया में, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्या कहा कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डिफॉर्म कर सकती है और हमारे बैलेंस को डिस्टॉर्ट कर सकती है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में बना रहता है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे, नीति आयोग से रिलेटेड डेल्टा रैंकिंग के बारे में देखेंगे, और हिमाद्री जो हमारा आर्कटिक रीजन में मिशन है और अंटार्कटिक रीजन में जो मिशन है भारतीय, उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, पहला आर्टिकल पाकिस्तान से रिलेटेड है। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ, ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाकर कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक किया। तो इससे पाकिस्तान बहुत खिसिया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस तरह से किसी की सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो रिसेंटली अभी अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया है पाकिस्तान ने। मगर ईरान का कहना है ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिज्म फैलाते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पहले भी इमर्ज होती रही। देखो, बलूचिस्तान प्रोविंस जो है, आप जानते हैं ये ईरान से बॉर्डर मिलाता है पाकिस्तान का। अब ये जो बॉर्डर मिलता है, इसमें बलूच जो फ्रीडम फाइटर है, मतलब वो अपने हिसाब से फ्रीडम फाइटर हैं, वो चाहते हैं कि हम एक सॉवरेन बलूचिस्तान बनाएं। तो इससे रिलेटेड कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का ईरान में भी आता है। तो ये क्राइसिस यूं ही इमर्ज होता है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अटैक करते रहते हैं, कभी ईरान में कभी पाकिस्तान में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी ईरान के द्वारा अटैक किया गया। बहुत सारे लोगों ने ईरान के इस चीज़ का विरोध किया, मगर इंडिया ने इसका बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। इंडिया ने कहा है कि हम आतंकवाद के हर पहलू पर ईरान के साथ हैं। अगर आतंकवाद का खात्मा होता है तो वो वर्ल्ड के लिए और कंट्रीज़ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम पहले ईरान का मैप देख लेते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉलिटिकल मैप अगर देखोगे तो ईरान का बॉर्डर ईस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान से मिलता है, और नॉर्थ में कैस्पियन सी, अज़रबैजान, देन अर्मेनिया, देन फिर से अज़रबैजान। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अज़रबैजान का बॉर्डर ईरान से 2 बार मिलता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद करती है, उसे प्यार है ऐसे क्वेश्चनों से कि ईरान, क्या अज़रबैजान का बॉर्डर ईरान से 2 बार मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, पहले बार मिला, फिर दूसरी बार ये छोटा सा आर्मेनिया का बॉर्डर मिला, फिर ये अज़रबैजान है। ठीक है, टर्की से मिलता है और इराक से मिलता है। ठीक है, कुवैत से सी की थ्रू मिलता है, पर्सियन गल्फ के थ्रू, यहाँ पर स्टेट ऑफ हर्मुज है, फिर अरेबियन सी है जिसे गल्फ ऑफ ओमान के नाम से जानते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप था। अगर आप फिजिकल मैप देखोगे तो अलबरूज माउंटेन यहाँ पर बहुत फेमस है, और दस्ते कबीर और दस्ते लूत डेजर्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज़ैग्रोस माउंटेन में अक्सर क्राइसिस आता रहता है, तो आपको ज़ैग्रोस माउंटेन के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साउथ वेस्ट में जो पर्सियन गल्फ, स्टेट ऑफ हर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान पड़ती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। कैस्पियन सी कैसे बॉर्डर मिलाता है ईरान के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रंट पेज का आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारा टॉप कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को कंट्रोल करने को कहा है। देखो, 22 जनवरी को अयोध्या में टेम्पल जो बन रही है उसका इनॉग्रेशन है। हमारे प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। बहुत सारी सेरेमनी हर स्टेट लेवल पर की जा रही हैं, स्टेट लेवल पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर अभी क्या है, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि महाराष्ट्र में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसमें हेट स्पीच निकल सकती है। हेट स्पीच का क्या मतलब है? देखो, हेट स्पीच का मतलब है कि किसी धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो धार्मिक आयोजन पर बैन लगाने को कहा गया था पिटीशन, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धार्मिक आयोजन पर बैन नहीं लगा सकते। मगर पुलिस को ये कहते हुए कहा कि आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना है, कोई भी वायलेंस इंसाइट ना हो पाए और कोई भी हेट स्पीच ना हो पाए। तो ये कुछ फ्रंट पेज के आर्टिकल थे। अलग एक और आर्टिकल है, हालांकि ये हेडलाइन है, इकरा जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने क्या किया है, इंडिया की ग्रोथ को स्लिप कर दिया है। देखो, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है बहुत इफेक्ट डालती हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहती हैं कि इन फ्यूचर इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाला है और ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहेगा, तो लोगों को लगता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी के कंट्रोल में वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से देख लेते हैं। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में समझने से पहले
इस बॉडी के बारे में जान लेते हैं। देखो, इस बॉडी को स्टेबलाइज किया गया था 2009 में। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर वर्क करती है, और इसका मेन काम है जो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर पॉलिसी बनाना, और लोगों का मतलब कंट्रीज़ को रिकमेंड करना कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे लाइए। देखो, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए, बैन ना किया जाए। राइटर का कहना है कि आप क्रिप्टो करेंसी को बैन मत करो। राइटर का इन द सेंस मतलब इस आर्टिकल में जो बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कह रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी पर एग्जैक्ट क्लियर रेगुलेशन बनाओ कि किस तरह का टैक्स लगेगा, और आप जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करते हुए उसको रेगुलेट करो। देखो, पहले हम जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। देखो, क्रिप्टो करेंसी जो वर्क करता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अब आप कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो, आप जान लो क्रिप्टो करेंसी एक प्रोग्रामिंग है। ऐसा नहीं है ये फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखती है, ये फिएट करेंसी की तरह नहीं होती है, और दूसरी चीज़ इसका लीगल टेंडर भी नहीं होता है। लीगल टेंडर क्या होता है। देखो, हमारा 10 का नोट कागज है मगर उसका लीगल टेंडर है, मतलब गवर्नर ने कह दिया कि मैं धारक को 10 का नोट देता हूं, तो आप ये 10 का नोट कहीं ले जाओ वो चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से ये लीगल टेंडर होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है आपको बता देता हूँ। एक मतोकामा करके एक वो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेंटर थे जिनका आज तक पता ही नहीं चला, सतोशी मतोकामा, हाँ सॉरी सतोशी मतोकामा करके थे। उनके बारे में उनका पिक्चर किसी ने नहीं देखा। उन्होंने क्या किया था, कुछ डिजिटल करेंसीज बनाई थी, और ये डिजिटल करेंसी कहलाई वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये लिमिटेड नंबर में थी, कितने हज़ार थी कितने लाख थी ये तो मुझे नहीं पता है, मगर ये लिमिटेड नंबर में थी। तो क्या होता है, ये लिमिटेड नंबर की करेंसी क्या होता है कि उनको माइन किया जाता है। माइन करने का क्या मतलब है कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए जाते हैं किसी कमरे में, बहुत सारे कंप्यूटर्स को लगा कर उनकी प्रोग्रामिंग सॉल्व की जाती है क्रिप्टो की। और प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के बाद जो लोग उस प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग होती है, उनको क्रिप्टो मिल जाती है। एक तरीका ये होता है, या तो एक दूसरा तरीका होता है कि क्रिप्टो करेंसी आप खरीद लो, आप खरीद भी सकते हो क्रिप्टो करेंसी। वन ऑफ द सेकेंड रीजन क्या होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, जैसे कि आपने क्या किया, अफीम दे दी किसी को, आपने अफीम के बदले क्रिप्टो ले ली। ये इलीगल ट्रेड ऐसे होता है कि कहते हैं कि यहाँ पर ये बात की जा रही है, मैं आप ये क्रिप्टो करेंसी आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने कहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को बैलेंस नहीं किया गया तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, कुछ लोग इलीगल मनी कमाते हैं, उससे क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं, आपको दे देंगे वो इलीगल मनी। आपको का मतलब है जो लोग क्रिप्टो रखते हैं। तो बहुत सारी इस तरह से क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है, खरीदा जाता है, और इससे इलीगल ट्रेड चलता है। अफीम के बदले चलता है, ओपीएम के बदले चलता है, शराब दारू के बदले क्रिप्टो करेंसी मिलती है। लोग अपनी ब्लैक मनी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का ओवरऑल यही कहना है कि किस तरह से रेगुलेट किया जाए। इंडिया में जो G20 का समिट हुआ था उससे रिलेटेड इन्होंने कहा कि इंडिया को इस पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाना चाहिए, टैक्स का एक रेगुलेशन बनाना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि आप क्रिप्टो से किस तरह से नुकसान उठा सकते हैं। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूं, जैसे क्रिप्टो जो है वो लिमिटेड नंबर में है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो अनलिमिटेड नंबर में। अब क्या होता है, ये क्रिप्टो जब लिमिटेड नंबर में कोई कभी बहुत ज़्यादा खरीद लेता है तो इसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कोई ये क्रिप्टो बेच देता है सारी तो इसके दाम बहुत घट जाते हैं। तो इसलिए क्रिप्टो जो है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। अब पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड करता क्या है। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड फाइनेंस सिस्टम में जो ग्लोबल है, ग्लोबली लेवल पर रिकमेंडेशन करता है कि किस तरह से आप साउंड फाइनेंस बना सकते हो, किस तरह से आप अपनी मनी को रेगुलेट कर सकते हो, डॉलर के मुकाबले में कितनी मनी होना चाहिए, ये सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा बताया जाता है। अदर क्या है, कम्युनिकेशन, मतलब सेंट्रल बैंक के साथ और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ और स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन करके उन्हें पॉलिसी के बारे में बताता। कोलैबोरेशन किया जाता, बहुत से इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया जाता है कि किस तरह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब देखो, आप कंटेक्स्ट समझ लो क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर्स and central bank governor from G20 nation adopted roadmap for regulating crypto asset। ये जो क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए क्रिप्टो रोड मैप
प्रपोज किया गया ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और आईएमएफ के द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि आप जो है क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलेशन लाइए, अगर आप रेगुलेशन नहीं लाते हैं तो ये डीस्टेबलाइज कर देगा इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का मतलब वर्ल्ड की भी इकोनॉमी इसमें समा जाएगी। तो हमारा ये देखने को आया कि किसके द्वारा ये कहा गया, अब प्रपोज किया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ ने कुल मिला के कहा कि कैसे सिंथेसाइज किया जाए कि क्रिप्टो एसेट को मैनेज किया जाए। देखो यहाँ क्या है, आईएमएफ एंड एफएसबी क्रिएटेड दिस पेपर रिक्वेस्ट टू इंडियन G20 प्रेसिडेंसी टू सिंथेसाइज पॉलिसी सजेशन एंड क्राइटेरिया। मतलब G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया से कहा गया कि आप जो हम पॉलिसी पेपर बना रहे हैं, जो हमने पेपर बनाया है, इसको आप क्या है इसमें क्राइटेरिया बनाइए और इसको सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को मैनेज किया जाए और वर्ल्ड लेवल पर। इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है, मैक्रो इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी आ सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रिस्क आ सकता है। मैंने बता दिया किस तरह से रिस्क आ सकता है, लोग ब्लैक मनी से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, लोग क्या है अफीम के बदले क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं बताया। देखो क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। अभी क्या है, इसे बिटकॉइन और जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसके लिए यूज़ किया जाता, मगर रिसेंटली स्टडी चल रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बैंक में कैसे यूज़ किया जाए। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये 4 पर्सन है, ठीक है, इनके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब क्या करेगा, चौथा पर्सन अगर कोई करेंसी खरीदेगा या बेचेगा तो इन तीनों को पता चल जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, मतलब डिसेंट्रलाइज मैनर में। आपको इंटरमीडिएटरी की कोई ज़रूरत नहीं है कि बैंक आएगी वो तब्दील करेगी पासबुक में, ऐसा कुछ नहीं। पासबुक ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी। ऑटोमेटिक का मतलब प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाएगी कि कोई भी लेन देन होता है तो आपकी जो है ब्लॉक में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसे डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं और बैंक इसको यूज़ करना चाहती है क्योंकि इंटरमीडिएटरी का रोल ख़त्म करना चाहती है। लोग आपस में लेन देन करें या बैंक से पैसा लें तो सभी को पता चल जाए जो इससे रिलेटेड है। अब वही चीज़ यहाँ फिर से बताई गई है कि ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेशन करने की बात की गई और डेवलप मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी एंड रेगुलेटिंग सच स्ट्रेटजी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर सारे आर्टिकल में यही चीज़ बताई गई है कि किस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट से बचाने के लिए हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके क्लियर टैक्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं और सेफगार्डिंग मॉनेटरी सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे सेफगार्ड किया जाए मॉनेटरी स्टेबिलिटी को। अगला आर्टिकल नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग से रिलेटेड है। पहले आप एक चीज़ जान लो कि एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से निकला है। देखो इससे पहले 2018 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद था जो लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, उनको क्या है एक प्रॉपर कम्पिटिटिव फील्ड में लाना और कम्पिटिटिव फील्ड में लाकर दूसरे स्टेट्स को, मतलब दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को मोटिवेट करना कि आप इस तरह से काम कीजिए ताकि जो अपने बगल का स्टेट है वो डेवलप हो सके। तो मेन रीज़न है एस्पायरेशन प्रोड्यूस करना। उसी के आधार पर क्या किया गया, रिसेंटली नीति आयोग ने ब्लॉक लेवल पर भी डेल्टा रैंकिंग स्टार्ट की। अब ब्लॉक क्या होते हैं आप जानते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस होते हैं, विलेजेस के अंदर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की डेल्टा रैंकिंग स्टार्ट की गई। इसमें पार्टिसिपेट किया 229 डिस्ट्रिक्ट ने और 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक ने। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ने पार्टिसिपेट किया। ये फर्स्ट टाइम ब्लॉक लेवल पर रैंकिंग दी गई। डेल्टा रैंकिंग क्या है, ये एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है जो मेजर करती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या ब्लॉक की डेवलपमेंटल एक्टिविटी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर देखा जाता ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। अब ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया। देखो न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब सोशल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें देखा जाता है। टॉप परफॉर्मर कौन है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के, देखो तिरियानी ब्लॉक है एक तेलंगाना में और कुमराम भीम
आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये टॉप किया है। कौशाम्बी है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, ये टॉप किया है। ठीक है, दिल्ली में भी कौशाम्बी है, मगर ये कौशाम्बी यूपी का है, बहुत फेमस है। ठीक है, रैंकिंग का बेसिस क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाएगी, आपने किस तरह से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया है, आपने किस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, ये चीज़ दिया जाएगा। और एक बॉल ऑफ फ्रेम है नीति आयोग के अंदर, वहाँ पर आपके रैंकिंग को डिस्प्ले किया जाएगा। यही चीज़ें और बताई गई हैं, कैसे जो ज्योग्राफिकल जोन को तब्दील किया गया और जोन में कैसे ब्लॉक को तब्दील किया गया, यही सब चीज़ें बताई हैं। अब आपको मैंने बताया था एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2018 में। इसका मेन मकसद था क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आप देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 2018 में, और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्विक और इफेक्टिव ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, कैसे चैंपियन ऑफ चेंजेस बनेंगे, इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई। मतलब वही चीज़ है। अब बेसिक क्या है, बेसिक ये है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग देना। आपको याद रखना है किसके द्वारा रैंकिंग दी जाएगी, नीति आयोग के द्वारा। अब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बेस पर ही दूसरे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जैसे एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा हिमाद्री से रिलेटेड है। देखो, इंडिया का आर्कटिक रिसर्च सेंटर है, मतलब आर्कटिक रिसर्च सेंटर का मतलब है जो हमारे नॉर्थन एरिया में सबसे बड़ा सी पड़ता है उसे आर्कटिक सी बोलते हैं, और साउथर्न एरिया में जो सबसे बड़ा पड़ता है उसे अंटार्कटिक सी बोलते हैं। ठीक है, तो अब तक 10 कंट्रीज़ का यहाँ पर परमानेंट फैसिलिटीज़ हैं जो नई अलसुंड में रिसर्च करते हैं, और ये 78th पैरेलल नॉर्थ है, और ये नॉर्थ पोल से 1200 किलोमीटर पर है। मतलब ये लगभग आपको ग्रीनलैंड के पास मिलेगा। स्वालबार्ड है, ये टेरिटरी है इसकी फिनलैंड की, शायद नॉर्वे की यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो स्वालबार्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड है। स्वालबार्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड उन्हें कहा जाता है जो आर्कटिक और बेरेंट सी के बीच में पड़ते हैं। आप अगर मैप देखोगे वर्ल्ड का, तो यहाँ पर आर्कटिक है, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, यहाँ पर कहीं बेरेंट सी पड़ेगा। तो इसके और इसके बीच में जो आइलैंड पड़ते हैं उन्हें स्वालबार्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन टू द नॉर्थ, मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोजेस्ट ह्यूमन हैबिटेशन है, मतलब ठंड की वजह से बहुत ठंड होती है, तो ये लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं। अब देखो आगे क्या बताया गया कि आर्कटिक रीजन में फरवरी में सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है, -14 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, जबकि जुलाई वार्मेस्ट मंथ होता है। ठीक है, इंडिया का आर्कटिक रीजन में क्या मिशन है, इंडिया ने साइन किया था स्वालबार्ड ट्रीटी को पेरिस में 1920 में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एक्सपीडिशन जो स्टार्ट हुआ था वो 2007 तक नहीं हुआ था, 2008 में इंडिया ने हिमाद्री भेजा था। देखो बताया, हिमाद्री 2008 में ऑपरेशनलाइज हुआ। इसके बाद इन्होंने नोट करके ये चीज़ बता दी है कि कैसे मैत्री और भारती जो है वो दक्षिण गंगोत्री के बाद भेजा गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हिमाद्री जो है हमारे आर्कटिक रीजन में बहुत लेट स्टार्ट हुआ। इससे पहले 1983 में दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका रीजन में रिसर्च करने लगा, जियोलॉजिकल से रिलेटेड, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड और बहुत सारे एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। मगर क्या हुआ, इसके कुछ साल बाद ये सबमर्ज हो गया अंटार्कटिका में। इसके बाद इन्होंने मैत्री और भारती लॉन्च किया अंटार्कटिका में। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है, हिमाद्री हमारा आर्कटिक रीजन में है जो 2008 में लॉन्च किया गया, मतलब काफ़ी लेट लॉन्च किया गया अंटार्कटिका मिशन से, और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री 1983 में लॉन्च किया गया। उसके बाद मैत्री लॉन्च किए गए, मैत्री और भारती लॉन्च किए गए। ठीक है, अब तक बहुत सारे रिसर्चर इंडिया से जा चुके हैं और स्वालबार्ड में भी विजिट कर चुके हैं। इंडिया में जो नोडल एजेंसी है वो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। आपको याद रखना, जो हिमाद्री आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में रिसर्च करते हैं उसमें नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, और इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर क्या बताया गया, ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और क्लाइमेट स्टडी करते हैं। अब इंडिया के वही स्टेशन बता दिए इन्होंने कि मैत्री और भारती इस टाइम अंटार्कटिका पे वर्क कर रहे हैं, और अदर जो है हिमाद्री हमारा
नई अल्सुंड नॉर्वे में वर्क कर रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए जो हिमाद्री से रिलेटेड है। क्या है कि इंडिया साइंड ए स्वालबार्ड ट्रीटी इन पेरिस 1920। ठीक है, आप देखेंगे ये करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पर ऐसे गोला कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, तो ये तो कट गया, तो ये कट गया। ठीक है, ये नहीं होगा। 16 कंट्री हैव सेट अप ए परमानेंट फैसिलिटी एट इंटरनेशनल आर्कटिक बेस। गलत है, ये 10 कंट्री हमने पढ़ा, तो ये हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल इंडिया प्रेजेंटली 3 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका नेमली मैत्री, हिमाद्री और भाद्री। गलत है, आपको बता दिया कि हिमाद्री जो है आर्कटिक में है, मैत्री और भारती जो है अंटार्कटिका में है, तो ये दोनों गलत हो गए, तो ये आंसर सही हो गया, इनकरेक्ट पूछा था इसने। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आप इन आर्टिकल को कंठस्थ कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।